दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भाषण में अगर तंज हो, भाषण में अगर अहंकार हो, भाषण में अगर गैर जिम्मेदारी पूर्ण स्थितियां विकसित हो रही हो, भाषण में अगर अपने लिहाज से इतिहास के किसी भी पन्ने को परिभाषित करने की सोच हो, तो वो भाषण क्या होगा? दरअसल हम जिस भाषण का जिक्र कर रहे हैं वो कोई ऐसा भाषण नहीं है जिसे पहली बार दिया जा रहा हो। एक परंपरा रही है संसद के भीतर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों की पूरी गाथा कही जाती है और उसमें बड़ा लंबा वक्त लगता है। और उस गाथा पर यानी उस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर लोकसभा, राज्यसभा, तमाम जगहों पर चर्चा होती है और सदन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री आखिर में धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं। तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री दे रहे थे, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त का दुगना हिस्सा था और शायद इसीलिए उस भाषण में वह सब कुछ था जिसका जिक्र हमने कर लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त सीधे सीधे दो लाइन में कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी। यह आर्थिक सुधार इस देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज उन्हें अपने लिहाज से परिभाषित करना शुरू किया और आर्थिक सुधार के समकक्ष सामाजिक सुधारों को जोड़ दिया। इस देश के भीतर में जब राजा राम मोहन राय देश में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त की कुरीतियों को लेकर इस देश के भीतर में जो भी सुधार हुए उसे भी कृषि कानून के सुधार से जोड़ दिया। ऐसा भाषण आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार के लेकर एक बड़ा भाषण संविधान सभा के भीतर में बाबा साहब अंबेडकर ने भी दिया था और उन्होंने बहुत साफ तौर पर आर्थिक सुधार को लेकर जो लकीर खींची थी, उसमें सामाजिक न्याय सर्वोपरि बताया था। यानी सामाजिक न्याय की परिस्थितियां कैसे विकसित होती है, इसका भी जिक्र किया था। लेकिन आज हम जिक्र तो प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर और किसानों को लेकर उनकी जो समझ है, या फिर किसानों को आर्थिक सुधार से कैसे जोड़ा जाए, उनकी आय कैसे बढ़ा दी जाए, बाजार में वो अपनी फसल को कैसे बेच सकें, छोटे और सीमांत किसान जो हैं जिनके पास कम जमीन होती है, उनके हित के लिए सरकार किस तरीके से सारे सुधार करने को तैयार है, ये सारी बातें भाषण में आज खूब विस्तार के साथ दी गई, इसीलिए दुगना वक्त लगा। लेकिन हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में जिन्हें पैरासाइट कहा था जिन आंदोलनकारियों को, आज उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। राज्यसभा में आंदोलनकारियों का पैरासाइट शब्द लोकसभा पहुंचते पहुंचते ईमानदार किसान के आंदोलन को देखने लगा। पहली बार किसानों को ईमानदार आंदोलन के तौर पर देखा गया, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन जीवी शब्द शायद उन राजनीतिक दलों के लिए उनके जुबान से निकला ही जो बार बार पैरासाइट की दिशा में जाता है। और हमें पता नहीं क्यों जा रहा है, इस पैरासाइट शब्द के बाद किसान नेता राजोवल जहां जहां जा रहे हैं वो एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री ने हमें गंदी नाली के कीड़े के तौर पर देखा है, हमें पैरासाइट कहा है, परजीवी कहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद के भीतर कैसे हो सकता है? यानी किसान नेता भी इस बात को दिल पे लेकर महसूस कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज जो परिभाषा गढ़ी किसानों को लेकर, हमें लगता है आज उसे समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को आर्थिक सुधार से जोड़ा और इस बात का जिक्र बहुत साफ तौर पर कहा, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यह इस देश को चाहिए और इस देश को चाहिए तो आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, यह तो हम ही तय करेंगे। जैसे क्या क्या इस देश ने तय किया है? इस देश ने दहेज कानून को बनाया है, दहेज खत्म किया है। उसके पैरेलल में इन्होंने कृषि कानून को जोड़ दिया, 3 तलाक का कानून, बाल विवाह, शादी की उम्र तय करना, बेटियों को संपत्ति में हक देना, शिक्षा का अधिकार देना, यानी यह सब कुछ कृषि कानून बनाए गई परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया गया। बात उसके भी आगे निकली और कहा गया, आपने तो नहीं मांगा था आयुष्मान योजना, आपने तो नहीं मांगा था जनधन, आपने तो स्वच्छ भारत नहीं मांगा, आपने शौचालय नहीं मांगा, आपने कुछ भी नहीं मांगा, हमने सब कुछ दिया, तो 3 कानूनों को लेकर आपत्ति क्यों है? यहां पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भूमि सुधार कानून जब आप लेकर आए थे तो उसे आपने यू टर्न क्यों ले लिया?
वह भी तो आप ही की सोच थी। सीएए को लेकर या एनआरसी को लेकर आजकल आप खामोश क्यों हैं? वह भी तो आप ही की सोच है। बहुत सारे सवाल हैं इस दौर में जो निकल सकते हैं, लेकिन सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार के बीच हमको लगता है आज एक लकीर को समझना चाहिए। बहुत साफ तौर पर संविधान सभा ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो आर्थिक सुधार है उसमें समाज के भीतर जो एक समानता होनी चाहिए, वह जब तक नहीं आएगी तब तक उसको लागू करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि महात्मा गांधी भी कहते थे इस देश में बड़ी असमानता है और बहुत ही गरीबी है। कोई भी सुधार लेकर आएंगे उसको पैसे वाला हड़प लेगा। अब आप सोचिए, 47 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, इतने बरस बाद भी प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए कि भारत की असमानता और पैसे वाले किस रूप में सारी चीजें हड़प लेते हैं। और एग्रीकल्चर में भी वो जो कानून बनाकर लाए हैं और आज उन्होंने बड़े शानदार तरीके से परिभाषित किया, यह कहकर किया कि हमने एमएसपी नहीं हटाई है, हमने मंडी नहीं हटाई है, हम तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, आप चाहें तो उसको अपनाएं, ना चाहे तो ना अपनाएं। यानी इस देश के भीतर में गरीब अपनाए या ना अपनाए की परिस्थिति में है। इस देश के भीतर में किसान मजदूर जो है, आपने एक बड़ी लकीर खींच दी और उस लकीर के अनुकूल इस देश के पैसे वालों को कर दिया। और उसके बाद आपके सवाल हैं ये कि आप इसे अपनाइए या ना अपनाइए। मंडी के पैरेलल में बिना टैक्स के अनाज बेचे जाने की परिस्थितियां इस देश में शुरू होगी तो मंडी जीवित कैसे रह पाएगी? और जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र मंडी को आधुनिक बनाने की दिशा में किया जा रहा है, उसका मतलब यह है कि वहां पर जो भी फसल आएगी उसकी पूरी माप के साथ बताया जाएगा इतना प्रोडक्शन है, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा? और यह सवाल इस देश में किसानों को क्या मिलता है, हमें लगता है इसमें भी आज प्रधानमंत्री चूज एंड थ्रो की स्थिति में थे। उन्होंने भारत की अर्थनीति, चौधरी चरण सिंह ने जो किताब लिखी 1979 में, उसका जिक्र किया। उस किताब में उन्होंने उसी हिस्से को लिया जिसमें किसान देश के किसी भी बाजार में जाकर अपना माल बेच सकता है। लेकिन इस किताब के भीतर का असली सच यह है कि इस देश में फसल कोई भी किसी भी रूप में उपजाए, किसान और मजदूर की स्थिति क्यों लगातार बिगड़ी नहीं रहती है, बल्कि न्यूनतम की दिशा को देखती है, और लागत का मूल्य भी क्यों नहीं मिल पाता है, इसकी उन्होंने बड़ी शानदार व्याख्या की है। इस व्याख्या को भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन आज भाषण में जब जिक्र हो रहा था तो इस संविधान सभा में दिए गए एक छोटे से हिस्से का जिक्र करने की जरूरत है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें जिक्र किया था कि जब तक बेरोजगारी है, जब तक ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहर को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, जब तक जातिगत भेदभाव है, जब तक इस देश के भीतर में जो पिछड़ा, जो आखिरी तबका होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन है, महिला उत्पीड़न है, ये चीजें अगर खत्म नहीं होगी तो फिर आर्थिक सुधार सार्थक हो ही नहीं सकता है। यानी इसके लिए सामाजिक न्याय की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के साथ अपने आर्थिक सुधार को जोड़ पाने की स्थिति में आ पाएंगे? उन्होंने उदाहरण दिया है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश के किसानों को अब संविधान अपने तमाम आंदोलन के बीच में रखना चाहिए, और बार बार देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री को कहना चाहिए एक बार संविधान तो पढ़ लीजिए, क्योंकि संविधान में जिन बातों का जिक्र है उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है, पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दीजिए, उचित आय नीति को लागू कीजिए और गरीबी उन्मूलन को खत्म कीजिए। इस प्रोसेस में चीजों को लेकर आइए, गरीबी खत्म हो जाए, एक समानता हो। लेकिन भारत आज की परिस्थिति में जिस बाजार अर्थव्यवस्था को जी रहा है और जिसके लिए ये 3 कृषि कानून आए हैं, उसमें भारत में बेरोजगारी चरम पर, असमानता चरम पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपके लिए मायने नहीं रखती है, और जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो सिर्फ कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, तो कैसे काम चलेगा? हमें लगता है कि एक क्षण के लिए आज प्रधानमंत्री का ही जिक्र जब हो रहा है तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के साथ ब्रिटिश सत्ता का जिक्र किया, शुरुआत में ही किया, और उन्होंने कहा कि भारत कई महाद्वीप में बटा हुआ है और ये एक राष्ट्र के तौर पर नहीं बन पाएगा। यह उस दौर की ब्रिटिश सत्ता सोचा करती थी, और भारत एक देखिए राष्ट्र के तौर पर उभर आया, लोकतंत्र इसकी रगों में बहता है। इसका जिक्र भी करना पड़ा कि लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता है, यकीनन दौड़ता है, और लोकतंत्र जहां आहत होता है वहां इस देश में आंदोलन शुरू हो जाते हैं, और आंदोलन पैरासाइट नहीं होते हैं, आंदोलन परजीवी नहीं होते हैं। यह भी समझना होगा, भारत में आजादी भी आंदोलन के समानांतर ही मिली। बहरहाल
आंदोलन को आज, किसानों को आज महत्ता प्रधानमंत्री दे रहे थे, इससे इनकार नहीं है, बार बार आग्रह भी कर रहे थे आप बातचीत के लिए आइए, लेकिन बताइए, रंग ना देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, यह बताइए इसमें मुश्किल क्या है। यानी प्रधानमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर एक कानून इस देश में बना दिया जाए जो पैसे वालों के अनुकूल रहेगा तो गरीब को पैसे वालों की तरफ ही ताकना पड़ेगा, इसके अलावे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जो जाति समीकरण इस देश में राजनीतिक व्यवस्था ने उसको एक्सप्लॉइट किया और सत्ता पाती है, वह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल जब जिक्र कर रहे थे तो पता नहीं क्यों हमें आजादी के लगभग 5 महीने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चिल का एक भाषण है। चर्चिल ने भारत के बारे में उस वक्त क्या कहा था, आज प्रधानमंत्री को यह याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिक्र ब्रिटिश सत्ता के दौर में भारत को एक राष्ट्र के तौर पर यह नहीं बन पाएगा, इसका जिक्र किया है। जिस बात का जिक्र हुआ है उसमें बहुत साफ तौर पर चर्चिल ने क्या कहा था। चर्चिल ने कहा था, सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। यह भारत के संदर्भ में जिक्र था। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले और भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे, उनकी ज़बान मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे। वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक झड़पों में भारत का खात्मा हो जाएगा। भारत का खात्मा तो नहीं होगा, लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने भारत को खोखला जरूर कर दिया है। और इसी भाषण के बाद का हिस्सा देखिए, एक दिन आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है और इसकी मिसाल तो हमें लगता है पेट्रोल डीजल से ही कर लीजिए। फरवरी के महीने में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल तेल मिल रहा था वह तकरीबन $20 था। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब मिल रहा है 65 बैरल। मनमोहन सिंह के दौर में मैक्सिमम गया था $110 बैरल। और इन तीनों परिस्थितियों में देखिएगा तो जिस समय $20 बैरल तेल मिल रहा था, भारत के बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत हाईएस्ट पॉइंट पे थी, लगभग 70, 72, 75 रुपए तक। आज उसकी स्थिति और बढ़कर हो गई है, लगभग कई जगहों पर तो यह $100 तक पहुंच गया है। और मनमोहन सिंह के दौर में जब $110 बैरल था, उस वक्त भी कीमत जो थी ₹62 थी। आप कहेंगे उस समय रुपए का मूल्य इतना था, डॉलर का मूल्य इतना था, आप कहिए, लेकिन एनालिसिस जब कीजिएगा कि भारत के पड़ोसी राज्यों में ही जिन्हें भारत ही पेट्रोल डीजल सप्लाई करता है, उसमें भूटान भी आता है, उसमें श्रीलंका भी आता है, उसमें नेपाल भी आता है। भारत उन्हें तेल देता है और वो तेल सस्ता बेचते हैं, भारत में महंगा मिलता है। ये कौन सी इकोनॉमी है, इसको आप समाधान कीजिएगा। एक्साइज टैक्स, इनके जरिए भारत की सत्ता चलती है। लेकिन जिक्र आज किसानों का है, क्योंकि बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि छोटे किसानों को लाभ होगा। हमें लगता है जरा सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री जब भी कहते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि आज के भाषण सुनने के बाद कि किसानों ने क्यों खामोशी बरत ली थी नरेंद्र सिंह तोमर, जो देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके साथ बैठकों में, और सिर्फ एक तख्ती लेकर जाते थे, 3 कानून वापस लो, इसके अलावे कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसी स्थिति क्यों आई? दरअसल उसका सच यह है कि इस सरकार ने जो भी चीजें इंप्लीमेंट की, जैसे सरकार ने कहा हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, 1.5 गुना कीमत बढ़नी चाहिए, हमने कर दिया उसको। लेकिन स्वामीनाथन ने खुद क्या कहा था, यह भी हमको लगता है एक बार प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। उनका यह कहना था कि जो A2 होता है, A2 कहते हैं जो बीज, खाद, कीटनाशक जब किसान बाजार से खरीदता है तो उसकी कीमत होती है। उसके बाद होता है FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, यानी जो परिवार काम खेत पे करता है, उसकी भी तो कोई कीमत होगी। इन दोनों की कीमत जब मिला दीजिएगा तो एक C2 बनता है, और C2 के में दोनों की कीमत के साथ साथ जमीन का रेंट भी आता है, और जमीन का रेंट माना जाता है लगभग 25% उसमें और जुड़ जाता है। और उसके अलावे अगर उसने कोई कर्ज लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, यानी ब्याज भी देना पड़ता है, वह भी जुड़ जाता है। स्वामीनाथन साहब ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जब आप 1.5 गुना बढ़ाएंगे तो C2 का बढ़ाइए, किसी दूसरे का मत बढ़ाइए, यानी बीज, खाद, कीटनाशक, इसको मत ध्यान में रखिए, फैमिली लेबर, इन सबको मिलाइए और उसके बाद 1.5 गुना बढ़ाइए। हमको लगता है एक डाटा लेते हैं 18-19 का, क्योंकि उसी समय से इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि हमने तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी है। उस वक्त धान
की जो कीमत थी वह 1560 रुपए से जो बढ़ाई गई थी वह 1750 रुपए में आई थी 18-19 में। 1560 में अगर आप 1.5 गुना बढ़ाते तो यह लगभग 2340 हो जाता, लेकिन 2340 तो हुआ नहीं। इसका मतलब है आपने 1.5 गुना नहीं बढ़ाया, और 1540 में जब 1750 की स्थिति में आए तो आप लगभग 15% ही बढ़ा पाए, 1.5 गुना फिर नहीं हुआ। और अगर पन्नों को टटोलिएगा और एमएसपी को देखना शुरू कीजिएगा तो 10 और 15% के बीच में कमोवेश हर सरकार हर बरस बढ़ाती रहती है, और यह बीते 10 बरस का खाका है, 10 या 15 बरस का खाका आप कह लीजिए, यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति इन सब के बीच में यह आई, जिस बात को जिक्र करने से हर कोई कतराता है, इस देश के भीतर में खेती की जमीन को हड़पने का जो काम शुरू हुआ है वो लैंड रिफॉर्म से शुरू हुआ है। और आपको जानकर हैरत होगी, बीते 3 बरस में इस देश के 11 राज्य वहां पर लैंड रिफॉर्म लागू कर दिया। लैंड रिफॉर्म का मतलब यह है एग्रीकल्चर लैंड, यानी खेती की जमीन को अब कोई भी व्यापारी खरीद सकता है और कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई भी वहां पर रियल एस्टेट का बंदा इमारत भी खड़ा कर सकता है, उस पर भी उसको कोई नियम कायदे मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि यह तो रिफॉर्म है। और इस स्थिति में पिछले 3 बरस में 11 राज्य, इन 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, और बीजेपी शासित राज्य गुजरात भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, कर्नाटक भी है। इसके अलावे पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी इस लैंड रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान ने कहा कि जो जमीन दी जाएगी वो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। सबने अलग अलग तौर पे दिया है, लेकिन इंडस्ट्री और मैक्सिमम लिमिट भी खत्म कर दी गई है जिन राज्यों में। और इतना ही नहीं, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी पूंजी और कितनी भी आप एग्रीकल्चर लैंड को खरीदना चाहें तो खरीद लेंगे। अब सरकार कहे आपको तो भाई कॉन्ट्रैक्ट खेती करने की जरूरत नहीं है, आपको तो जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, कहने से क्या होगा? यहां तो पैसा वाला लेकर खड़ा है कि आपको वह आपकी जमीन पे मजदूर बना देगा। वह 3 कानून बहुत साफ तौर पर करते हैं। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में आज नहीं किया, जो उन्हें करना चाहिए था, बताना चाहिए था सच क्या। शायद उनका भाषण तैयार करने वाले इस पर खामोशी बरत गए, क्योंकि हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये सारे राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर आप कितने भी पैसे वाले हैं जमीन खेती की खरीद सकते हैं, टाउनशिप बना सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं, यानी कुल मिला के नॉन एग्रीकल्चर यानी गैर खेती कार्य आप खुले तौर पर कर सकते हैं। और बीते 3 बरस में इसमें कितनी तेजी आ गई है, इसका आंकड़ा इस रूप में समझिए कि बीते 2017 से 2020 तक जो 11 राज्य में आए हैं, उसमें इंडस्ट्री और टाउनशिप की परिस्थितियों में लैंड रिफॉर्म जो लाया गया वो 7 राज्यों में ले आया गया है। यह एक स्थिति है कि किस रूप में आप कानून बनाते हैं, लेकिन जिक्र गरीबों का ही करेंगे, जिक्र आप छोटे किसानों का करते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि सरकार की सोच क्या है। हमें लगता है यह जरूर जानना चाहिए सरकार की सोच क्या है, क्योंकि इस सोच के तहत कभी भी गेहूं और चावल से इतर परिस्थिति गई नहीं। और पंजाब के भीतर का संकट कितना भयावह है आने वाले वक्त में। और जिस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री कर रहे थे कि आप किसी भी बाजार में जा सकते हैं, तो बिहार में जब मंडियां खत्म कर दी गई और बिहार में जिनके पास जमीन है वह भी मजदूरी करने पंजाब अभी तक क्यों आता था, इसका जवाब क्या दे सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर मजदूर ही नहीं, जो जमीन का मालिक है वह भी कमाने के लिए पंजाब और हरियाणा अगर आता है तो इसका मतलब है कि उसको अपनी जमीन से उतनी आय भी नहीं हो पा रही है जहां पर वह अगली फसल अपनी जमीन पर बो सके। मंडी खत्म होने का यह मतलब होता है बाजार में पैसा और कॉरपोरेट और पैसे वालों के घुसने का मतलब यह होता है। लेकिन बहरहाल हम आपको एक दूसरा आंकड़ा देते हैं, पंजाब का संकट बतलाते हैं। पंजाब में सिर्फ गेहूं और चावल ही है, यानी धान और गेहूं ही है जो एमएसपी पर खरीदा जा सके, जिसको प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया। हम तो इसी पे खरीदते हैं और अभी बंद कहां हुआ है, खरीद ही रहे हैं। इस देश में मरने की परिस्थितियां कैसे आती है? कुछ किसानों ने सोचा पंजाब में अब हम कोई तीसरी फसल उगाएं। हम आपको उदाहरण बताते हैं, यह 2019-20 का उदाहरण है। सूरजमुखी प्रति क्विंटल 1000 रुपए बिका। 1 क्विंटल में 45 किलो तेल बनता है और बाजार में उसका रेट पिछले साल अगर आइएगा तो लगभग 100 रुपए था। उस 100 रुपए के हिसाब से जिसने भी तेल को बेचा उसको 4500 रुपए मिल गए।
45 केजी 1 क्विंटल खरीद कर बेचा, लेकिन किसान को मिला 1,000 रुपया। इसी तरीके से अगर सरसों जिसने उगाया उसमें भी लगभग 1 क्विंटल में 45 किलो तेल निकला, उसको मिले 2,000 रुपए, लेकिन तेल की कीमत, सरसों तेल की कीमत 150 रुपए थी, यानी 6,725 रुपए हो गए, और उसको मिले 2,000 यानी 4,725 रुपए बाकी लोग ले गए जिन्होंने खरीदा और मशीनरी में चीजों को डाला, डेवलप किया। यहां पर एक दूसरा सवाल आता है, लागत कितनी लगी? लागत जो सूरजमुखी उगा रहे थे और जो सरसों उगा रहे थे उनको लागत से भी कम कीमत यहां पर प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रही थी। वो क्या उगाएगा, क्या करेगा? इसीलिए हर कोई धान और गेहूं पर लौटते चला गया। हम वैज्ञानिक वजहों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में रिसर्च कम होता है, भारत के भीतर में किसानों के लिए कोई काम नहीं होता है। इस बात की पुष्टि ये आंकड़े और इस सच बताएंगे आपको, क्योंकि जो पंजाब के भीतर में भूजल जो है, जमीन के नीचे जो पानी है वो लगातार कम होते चला जा रहा है। तो कम होने में आपको जाहिर है धान नहीं कुछ और उगाना चाहिए, लेकिन कुछ और उगाते हैं तो उसकी कीमत नहीं मिलती है। फिर लौटकर धान की स्थिति में आ जाते हैं। धान की स्थिति में आते हैं तो आपको फ्री में बिजली चाहिए, क्योंकि तब आप पानी निकाल सकते हैं। राजनीति कहती है फ्री में बिजली दे देंगे, जितना पानी निकालना है निकालते चला जाइए, तो इसका मतलब है भूजल और नीचे चलता चला जा रहा है। इसकी स्थिति हुई क्या है? यह भी एक डराने वाला सच इसलिए है क्योंकि जरा इसको समझिए, 1970-71 में जो धान उपजाया जाता था पंजाब के भीतर में वह तकरीबन 3.9 लाख हेक्टेयर में था, और आज की तारीख में 31 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है, यानी उस समय की तुलना में लगभग 8 गुना बढ़ गया। और उस समय जो ट्यूबवेल थे जो पानी खींचते थे वह लगभग 2 लाख थे। आज की तादाद में पूरे पंजाब में 14 लाख ट्यूबवेल हैं जो पानी लगातार खींचते हैं। उस समय लगभग 6.6 मीटर पर 6.5 मीटर नीचे जमीन में पानी मिल जाता था। आज की स्थिति यह है कि लगभग 20 से 30 मीटर तक नीचे जाने पर पानी मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत की सोच खेती को लेकर जाए, सरकार की सोच है वो धान नहीं खरीदती है, वो इस देश की जमीन के नीचे पानी को खरीदती है। और ये पानी जब कम हो जाता है तो राजनीति कहती है कि हम आपको फ्री में बिजली दे देंगे, हम आपको लिए जब बिजली देंगे तो आप कितना भी पानी निकालिए उसमें हम आपसे बिजली बिल नहीं लेंगे। यानी इस देश को अंदर से खोखला बनाते चले जाइए, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी एक ऐसी स्थिति ले आइए जहां पर पैसे वाला ही टिकेगा। इसीलिए इन कानूनों में जिक्र इस बात का है, बीज भी देगा वही शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दिशा में आपके साथ समझौता करेगा, टेक्नोलॉजी भी वही देगा और तय भी दाम वही करेगा, या आप दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन चलेगी तो उसी की, क्योंकि वही सारी चीज दे रहा है। सरकार तो कुछ भी नहीं दे रही है। गेहूं की स्थिति भी जाननी चाहिए। 1970-71 में लगभग 23 लाख हेक्टेयर में गेहूं होता था, और आज की तारीख में लगभग 36 लाख हेक्टेयर में गेहूं होता है, यानी लगभग 1.5 गुना यह भी बढ़ा है। यह एक स्थिति है। इसके बाद की स्थिति और भयावह है। यह इसलिए भयावह है क्योंकि जो दूसरी फसल उपजाई जाती थी उस समय, यानी 70 के दशक में आइएगा, उस समय लगभग 34% जमीन पर दूसरी फसल उपजाई जाती थी, जिसमें फल भी होता था, सरसों भी होती थी, सूरजमुखी भी होता था। आज की स्थिति यह है कि 91% जमीन पर सिर्फ चावल और गेहूं होता है, क्योंकि और कहीं खरीद ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? यानी आपने किसानों को एक ऐसे चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर दिया है, जमीन के नीचे पानी नहीं, ऊपर कीमत नहीं। जो आप कीमत देते हैं वो सिर्फ उसी फसल की कीमत देते हैं जिस फसल को लेकर उसको जब उपजाना है तो उसमें जमीन के नीचे से पानी चाहिए। यानी एक राजनीतिक साइकिल है ये पूरी की पूरी, पॉलिटिकल हित साधने के लिए। और अब पॉलिटिक्स कह रही है कि हमारे पास एफसीआई गोडाउन में रखने के लिए अनाज का लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बच पा रहा, बड़ा कीमती हो जाता। और सच भी है, एफसीआई गोडाउन में जब आप एमएसपी पे खरीद के रखते हैं, उसकी जो देखभाल करते हैं, उसको आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब बेचने जाते हैं तो आपको कीमत ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि दुनिया के बाजार में अनाज आपसे सस्ता हो गया। सरकार ने सस्ता उपाय सोचा, और सरकार जो नारा आत्मनिर्भरता का दे रही है, यह आत्मनिर्भरता पूंजी पर निर्भरता है। पैसा जहां पर होगा उसी पर यह देश निर्भर हो जाए और इस देश को उसी रूप में चलाया जाए, यही सरकार की एक बेसिक सोच है। और इसीलिए अब उसने उपाय खोजा कि इस देश में गोडाउन्स भी आप दे दीजिए एक खास कॉरपोरेट को,
जो मित्र है, जिसका अंबानी अडानी का जिक्र हो रहा है, रिटेल सेक्टर एक खास व्यक्ति को दे दीजिए और ये मोनोपोली जब बन जाएगी तो आपको डील एक दो लोगों से करना होगा और उसके जरिए माल आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर कमा भी सकते हैं। लेकिन किसान अपनी जगह फसल उगाते रहे, वो मजदूर बना रहे, खून पसीना बहाता रहे। खून का जिक्र इसलिए जरूरी, खुदकुशी करने वालों की तादाद बढ़ गई है। सवाल आंदोलन का नहीं है, इस देश के भीतर का सच बतला रहे हैं कि 2020-21 में खुदकुशी करने वालों की संख्या 2018-19, 19-20 से ज्यादा रही है। अगर ये सारी स्थिति आती चली जा रही है तो इसमें एक आखिरी सवाल जरूर आएगा, ये 3 कानून का सच क्या है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। हमें लगता है इस बात को जरा समझना चाहिए, सरकार बड़ी होशियार है। द फार्मर प्रोड्यूसेस ट्रेड एंड कॉमर्स, इस बात का जिक्र किया। 220 का 2020 कानून बनाया गया, जून में एक बिल लेकर आए थे और उसके बाद सितंबर आते आते ध्वनि मत से पास करा लिया गया और अब फरवरी का महीना और बहस लगातार चल रही है और सरकार कह रही है हमने तो आपके हित के लिए किया है। अब आप ध्यान दीजिए, दूसरे राज्यों में बेच सकता है, यही कानून कहता है द फार्मर्स प्रोड्यूसेस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020। इसके नीचे लिखा गया प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, यानी किसानों के लिए ये प्रमोशन की स्थिति का जिक्र कर दिया गया जो दूसरे राज्यों में बेच सकता है। दूसरा कानून देखिए, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फर्म सर्विस 2020। इसमें लिखाया गया एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, हम आपको सुरक्षा संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं? इन 2 कानून को देखने के बाद तीसरा कानून आपको देखने की इच्छा इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें तो इस देश में सब कुछ आपने गिरवी रख दिया है कॉरपोरेट के हाथों में। जब आपने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था उसको हम अमेंड कर रहे हैं और अब अनाज, दाल, खाने का तेल, प्याज, सब कुछ स्टोरेज आप कर सकता है, जिसे मन चाहे कर सकता है। हाँ, कोई बहुत अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम देखेंगे, यानी उससे पहले सामान्य स्थिति में कीमत आप बढ़ाते जाइए, स्टोरेज करते चले जाइए। सवाल यह है कि इन 3 कानून के अक्स तले जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट देखनी चाहिए जो इसी सरकार ने तैयार कराई। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि पीडीएस सिस्टम की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा एमएसपी सिर्फ 6% किसानों को ही हम दे पाने की स्थिति में है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि एफसीआई गोडाउन्स में जो अनाज रखा रहता है उसके देखभाल में बड़ा खर्चा हो रहा है। ये सारी बात जब उन्होंने जिक्र की तो सवाल इसमें यह आया कि सुनिश्चित आमदनी जो है किसानों को कैसे मिलेगी। तो कहा गया कि सुनिश्चित आमदनी, और इकोनॉमिस्ट जो सरकार को सलाह देने वाले हैं उन्होंने कहा सुनिश्चित आमदनी छोड़िए, जनधन है ना, उसके जरिए पैसा भिजवा देंगे, यानी सुनिश्चित आय और खुला बाजार और इसके बीच में सरकार। यह इस पूरी के पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का सच है और यह एक ऐसा सच है जिसमें बाजार महत्वपूर्ण है, सरकार को उससे कमीशन, टैक्स सब कुछ मिलेगा और जो सुनिश्चित आय मिलनी चाहिए थी फसल से वो हम नहीं दे पाएंगे, वो हम कुछ पैसा आपको ट्रांसफर कर देंगे, वह भी उसी रेशियो में जिस रेशियो में हमको बिजनेसमैन पैसा ला कर देगा। कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा होगा और छोटे और सीमांत किसान किसी भोलेपन में ना रहें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब भी होती है बड़ी जमीन की होती है। छोटी छोटी जमीनों में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और उसके बाद कहा जाएगा गांव के गांव में जो जमीन है उसको जमीन के मालिक चाहे 1000 लोग हों सभी मिल जाइए और यह खेती उपजाइए, यह फसल उपजाइए, इसको हम खरीदेंगे, इतना पैसा देंगे। 2-3 सीजन तक आपको पैसा मिलेगा, तीसरे सीजन के बाद कहा जाएगा अब इसमें हम ये नहीं उपजा सकते हैं या हम नहीं उपजाएंगे तो आप क्या करेंगे। यहां से आप अपनी जमीन उसको ट्रांसफर करना शुरू करेंगे क्योंकि जीना तो है, 2 जून की रोटी तो चाहिए। यही संकट की शुरुआत होती है और इस संकट का आखिरी सच जिस बात का हमने जिक्र किया उसमें प्रधानमंत्री का जिक्र आखिर में नहीं करेंगे। हमको लगेगा किसान नेताओं का जिक्र करना चाहिए जो प्रधानमंत्री की तमाम बातों को सुन के एक ही जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी हालत में शांत रहिए। शांत रहिएगा तो आंदोलन जीत जाएगा, हिंसक हो जाइएगा तो मोदी जीत जाएगा। यह भाषण का हिस्सा है जो सिंधु बॉर्डर हो या देश की महापंचायतों के अलग अलग हिस्से हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, कहीं भी हो या देश की महापंचायतों में इसी बात का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है कि किसान एक तरफ खड़ा है और मोदी सरकार दूसरी तरफ खड़ी है। इन दोनों के बीच में पाटने की परिस्थितियां शायद इस देश के नागरिकों का हुजूम आंदोलन की शक्ल में तैयार होगा, तभी चीजें डेवलप हो पाएंगी। अन्यथा ये सरकार बाजार को लेकर अडिग है, पूंजी को लेकर अडिग है और पूंजी पर आत्मनिर्भरता इस देश की बनाना चाहती है। मंत्र यही है इसी अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।